अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर माय कि आज प्लेजर। आप आए। थैंक यू आरजू, थैंक यू। आपके देखने वालों को प्यार भरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। और सर आज आपसे 2-3 चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अमेरिका में आप मौजूद हैं और जो बाइडेन का जो है वो विजिट इज़राइल और दूसरी कई जगह पे जा रहे हैं। साथ-साथ जो है ईरान के साथ भी कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है और पुतिन का भी जो है विजिट, आप जानते हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनका विजिट भी जो है वो आगे आने वाला है। तो उससे आप किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को? आज बाइडन साहब जो हैं उन्होंने अपने विजिट को कंक्लूड किया और उन्होंने मोहम्मद बिन सुलमान और दूसरी मीटिंग, वर्किंग मीटिंग जो उनके साथ जिसको कहा जा रहा है, उसको कंक्लूड किया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं इसको थोड़ा 2-4 चीजें आपके देखने वालों को ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस दौरे को अमेरिका के अंदर किस तरह लिया जा रहा है और इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडन साहब क्या बता के निकले। एक तो यहां पे ये बताना चाहूंगा कि बाइडन साहब 50 साल से सियासत में है और हमेशा ये यहाँ पे फॉरेन रिलेशन कमेटी जो सेनेट की थी उसके चेयरमैन रहे हैं और हमेशा इजराइल के सख्त नाकदीन में से इनका शुमार होता था। और इन्होंने कैंपेन के दौरान मोहम्मद बिन सुलमान और जमाल खशोगी के कत्ल का और इंसानी हकूक को एक मसले पर सऊदी अरेबिया के खिलाफ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। और दूसरा जो स्टैंड किस लिए ज्यादा खिलाफ हुए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़े सख्त रिसेप्शन दी थी और उनके जैरेड कुशनर के रिलेशनशिप, और उसके बाद जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ जिसमें खलीजी सियासतों ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इसराइल के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए, तो बाइडन उसको हर चीज को क्रिटिसाइज करना और उसके खिलाफ बोलना अपना फर्ज समझते थे। अब इस तनाजर में सऊदी अरेबिया जाना, और जहां मेरी नजर में एज एन अमेरिकन, एज ए कंजर्वेटिव रिपब्लिकन, हमारे नजर में इनका वहां जाना सिर्फ एक वजह से था कि वहां ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। और आज फॉक्स न्यूज ने यहां पे खबर दे दी है कि वो एक ड्रॉप भी तेल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, वो इस सऊदी अरेबियन, और वो इस सारे जो दौरे थे से खुश नहीं थे। अब मैं 2-4 चीजें बताना चाहता हूं कि इनके दौरे में क्या हुआ। एक तो जब इसराइल गए, व्हाइट हाउस ने यहां पे एक जो अपना उन्होंने बयानिया दिया कि ये किसी से शेक हैंड नहीं करेंगे कोविड की वजह से, लेकिन उतरते ही इन्होंने वहां पे जो इंटर्म गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ इन्होंने फिस्ट मिलाई। लेकिन जब नेतन्याहू से जो पिक्चर खिंचाने लगे तो उससे ये बड़ी गर्मजोशी से इन्होंने मुसाफा किया और वेरी नोटेबल था। बॉडी लैंग्वेज को लोगों ने नोट किया। कई लोग यहाँ पे ये समझते हैं, इनको पता ही नहीं था कि वहां प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर समझ के उससे मिलते रहे। एक तो ये, और दूसरा वहां से जब ये निकल के वेस्ट बैंक गए तो वहां पे जो फलस्तीनी अमेरिकन जर्नलिस्ट शरीन अबू अकाले जिसका जो कत्ल हुई थी वहां पे, उनकी 26 फुट की तस्वीर लगी थी जिसको पास करके ये गुजरे। और वो जानबूझ के लगाई गई थी क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, वो कत्ल हुई है इजरायली बुलेट से, तो वो उसके पास से गुजर के गए। वहां पे जब गए ये उनसे मिले तो इनकी गाड़ी के ऊपर इसराइल का झंडा नहीं था, इनके साथ किसी इजरायली ने ट्रेवल नहीं किया। ये भी एक सिग्नल ये देना चाहते थे। और अल फतह के जो हेड है उसको मिलने के बाद एक हॉस्पिटल में गए और वहां पे जाके इन्होंने $100 मिलियन की अमदाद दी। लेकिन वहां पे एहतजाज भी किया जाता रहा इनके खिलाफ कि ये सिर्फ इसराइलियों को, ज्यूज को सपोर्ट करने आए हैं, फलस्तीन को कुछ नहीं देंगे, 2 स्टेट की बात नहीं करेंगे। ये इनका दौरा था इसराइल का और वेस्ट बैंक का। अमेरिका के अंदर सऊदी एम्बेसी के बाहर एहतजाज करने वाले लोग खड़े रहे वहां पे, और जो जमाल खशोगी की जो मंगेतर थी उन्होंने एहतजाज बहुत किया और उन्होंने बार बार ये क्वेश्चन किए कि इनको पूछना चाहिए कि मेरे हस्बैंड, मेरा जो मंगेतर है, उसकी डेड बॉडी किधर है और क्या वो एक बाइज्जत तदफीन का हकदार नहीं था। ये क्वेश्चन करती रही। यहाँ पे वो वाशिंगटन पोस्ट में ये सब कुछ लिखा गया। अब जब ये सऊदी अरेबिया पहुंचे तो वहां पे इनको स्नब करने के लिए रिसेप्शन क्या देनी थी उन्होंने, वहां पे जद्दा के गवर्नर ने रिसीव किया। और जो एक सिग्निफिकेंट बात जो नोट की गई है
इस वक्त सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसडर अमेरिका के अंदर एक खातून है, उनका नाम रीमा है। उस लेडी ने जाके बाइडन साहब से शेक हैंड किया, जिसको इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ा क्रिटिकली देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जो कि हमेशा एक वहाबी अप्रोच को अप्रोच करते हैं, एक सऊदी खातून का एक नामहरम से शेक हैंड करना, उसको बड़ा क्रिटिकली देखा जा रहा है। फिर उसके बाद ये काफी लोगों से शेक हैंड करते रहे, और जो कंपैरिजन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द अरब कल्चर के, जिसको वार्मली रिसेप्शन दी जाती है, दोनों चीक्स के ऊपर किस की जाती है उस कल्चर में। लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने इनसे शेक हैंड किए, लेकिन जब मोहम्मद बिन सुलेमान से मिले तो वहां पे इन्होंने फिस्ट के साथ मिले, कोल्ड रिस्पॉन्ड दिया गया। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो कोल्ड रिस्पॉन्स जो था वो मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ से था। अब जब ये वहां उनके साथ बैठे तो उसके बारे में जो गुफ्तगू हुई, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर निकल के की। इसमें इन्होंने कहा कि मैंने जमाल खशोगी के बारे में पूछा था, और उस पर मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, जिसका इन्होंने जवाब दिया कि ये एग्री नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये बात एक सामने आई है कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने रिबाउंड किया। उन्होंने इनकी बातों को आगे उन्होंने जो जवाब दिए वो ये थे, इन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि आप इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा था कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये भी कहती थी कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हालांकि वहां पे कुछ भी नहीं था। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान ने दूसरा जवाब ये दिया कि 2018 में जब जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था, दुनिया में कई दूसरे ममालिक में भी जर्नलिस्ट जो हैं उनके कत्ल होते रहे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका रैकेट है, अमेरिकन रैकेट, अबू गरैब प्रिजन इराक के अंदर जो थी, जो वहां पे जो कैदियों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था, उनकी तस्वीर बनाई जाती थी, उनकी उंगलियां और उनके जिस्म के आज़ा काट के एज ए सुवेनियर फौजी अमेरिकन साथ लेकर आए थे। उन्होंने इन चीजों की मिसालें दी, जिसका जवाब जो बाइडेन साहब के पास नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू द इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी और कंजर्वेटिव, उन्होंने इनके दौरे को नाकाम दौरा करार दिया। और जो बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से, उस रीजन के हवाले से जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये है कि जो बाइडेन साहब ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी ने लिखी थी, जिसको पढ़ा, अब हर चीज प्रॉम्प्टर से पढ़ के बता रहे थे लफ्ज बाय लफ्ज, उसमें इन्होंने फरमाया ये है कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक वैक्यूम को फिल करना था जो जिसको चाइना और रशिया फिल करना चाहता है। तो मेरी नजर में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो वैक्यूम फिल करने में ये नाकाम रहे हैं, क्योंकि अगले हफ्ते पुतिन जो रशिया के सदर हैं वो ईरान जा रहे हैं, और वहां पे साथ टर्की के सदर जो है तैयब अर्दगान वो भी जा रहे हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन इस वक्त ईरान रशिया को दे चुका है टू यूज अगेंस्ट यूक्रेन। उस रीजन में दूसरा सबसे बड़ा स्टेप जो उठाया गया है वो रशिया ने जो गैस पाइपलाइन है, जो यूरोप को गैस सप्लाई होती है, वो बंद कर दी है। यूरोपियन इसको कह रहे हैं कि शायद ये मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन रशिया की पॉलिसी है कि चोक किया जाए यूरोप को, और यूरोप वाकई चोक हो रहा है वो इस तरीके से कि इस वक्त जो यूरो है वो इक्वल टू $1 हो चुका है, जो कि हिस्ट्री में दूसरी दफा हुआ है। तो ये इनकी स्टोरी है। अब उसके बाद जो हमारे रीजन के बारे में अगर बात की जाए, जिस वैक्यूम की तरफ इशारा था इनका, इसी दौरे के दरमियान में I2U2 हुआ, जिसमें इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। तो उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि अमेरिका इज नॉट एबल टू फिल अप द गैप। कोशिश कर रहे हैं इंडो पैसिफिक को और वेस्ट एशिया को कवर करने की, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त रशिया और चाइना जो है वो इनकी वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रहा है और उठाते रहेंगे, क्योंकि इनको इंटरनल इश्यूज हैं। जो बाइडेन को सेहत इनकी साथ नहीं देती, उम्र बहुत ज्यादा है। लास्ट बात ये ऐड करूंगा कि इस वक्त व्हाइट हाउस के जितने स्टाफर्स थे, उनकी सबसे ज्यादा जो फिक्र ये थी कि कहीं बाइडेन साहब जहाज की सीढ़ियों से ना गिर जाएं या वैसे चलते हुए ना गिर जाएं, और कोई ऐसी बात बगैर लिखे या पढ़े ना कर दें जिसका डैमेज कंट्रोल ना किया जा सके। जो बाइडेन साहब हर लफ्ज प्रॉम्प्टर से पढ़ के करते थे, और पता नहीं उनको ये भी पता था कि वो कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े। उनकी प्रेसिडेंसी के हालात ये हैं, बराक ओबामा इस वक्त अमेरिका की गाड़ी चला रहे हैं
और इसको थर्ड टर्म ऑफ ओबामा कहा जाता है। लेकिन सर हमेशा से मैं ये सुनती आई हूँ बचपन से कि हमेशा यही कहा गया कि अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी हो, पॉलिसी मेकर वो नहीं होता। पॉलिसी एक अलग वो चीज है, पाकिस्तान की तरह से नहीं है कि गवर्नमेंट बदलेगी तो गवर्नमेंट के साथ ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिर सारा का सारा इल्जाम जो है वो प्रेसिडेंट पे लगा देना, आप समझते हैं कि ठीक है, क्योंकि पॉलिसी तो अलग बनती है, पॉलिसी तो चेंज नहीं होती प्रेसिडेंट के साथ। इस पे कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जरूर होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मैं दूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गए थे तो 110 बिलियन डॉलर का वहां पे आर्मामेंट के सौदे करके आए थे। उनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कैंसिल कर दिए थे। इस पे इम्पैक्ट जरूर होता है पॉलिसी मेकर्स का। प्रेसिडेंशियल जो देखें, मैं एक मिसाल छोटी सी दूंगा, यहाँ पे जो लेजिस्लेशन होती है वो कांग्रेस से शुरू होती है, उसके बाद सेनेट में जाती है, सेनेट के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तब वो कानून बनता है। ये तो प्रोसेस है आपकी लेजिस्लेशन का। दूसरी जो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम में देखा जाए तो जुडिशरी दूसरा एक इंस्टीट्यूशन है जो चेक एंड बैलेंस करता है उसके ऊपर। तीन चीजों अमेरिका के, क्योंकि मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस और लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, 3 ब्रांचेस हैं जो एक दूसरे पे चेक रखती हैं। कांग्रेस है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो प्रेसिडेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट है। ये तीनों चीजें एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करती हैं, लेकिन ज्यादा मेन पॉलिसी जो होती है वो शिफ्ट नहीं होती। देखें, जिस तरह माइंड बना लिया गया था कि अफगानिस्तान से निकलना है, चाहे वो ट्रंप हो जाए चाहे बाइडेन हो, वहां से निकल आए हैं, लेकिन कुछ फैसलों, कुछ चीजों के ऊपर प्रेसिडेंट और उसकी पार्टी का इंपैक्ट होता है। प्रेसिडेंट बाइडेन लकी इसलिए थे कि इनके पास हाउस में भी मेजोरिटी थी, सेनेट में भी मेजोरिटी थी, और खुद भी डेमोक्रेट थे। तो इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप की हर चीज को रिवर्स करने में कामयाब रहे हैं। अगर इस तरह ना होता, कांग्रेस में रिपब्लिकन होते, तो ऐसी चीजें नहीं होनी थी। लेकिन इनकी टाइमिंग ऐसी थी और इनको इख्तियारात मौजूद थे और इन्होंने उसका फायदा उठाया काफी हद तक, और काफी चीजें इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप करके गए थे उनको रिवाइज किया, अनवाइंड किया। दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिकन जमहूरियत की एक खूबसूरती है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए आता है। ज्यादातर देखा गया कि जब भी प्रेसिडेंट अपनी सेकंड टर्म के आखिर में जाके अनपॉपुलर हो जाता है और उसके बाद दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट आता है, तो सिस्टम का बैलेंस ही इस तरह चलता है कि एक 8 साल डेमोक्रेट और 8 साल फिर रिपब्लिकन आते हैं और वो चीजों को शेक करके तो मिडल ग्राउंड में लाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हमारे वो मिडल ग्राउंड की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फार लेफ्ट या सोशलिज्म है या फार राइट एवेंजलिस्ट वोट है, जो इस वक्त कंजर्वेटिव डेमोक्रेट और जो लिबरल रिपब्लिकन है उनकी कोई इस वक्त रिप्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि जमहूरियत ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टेस्ट। इस वक्त उन पे टेस्ट है, जमहूरियत फेल होती नजर आ रही है क्योंकि इसमें रिफॉर्म नहीं की गई बड़े अरसे से। हर जगह पे आप देखें तो जमहूरियत इज फेसिंग चैलेंजेस रिगार्डलेस इफ इट आइदर हियर ब्रेक्सिट है, आइदर वो इंडिया है, आइदर वो पाकिस्तान है, चाहे वो अरब तो वो सारी मनार्क वहां पे तो डिक्टेटरशिप तो नहीं है, किंगशिप है, मनार्कीज हैं। लेकिन जमहूरियत इज गोइंग थ्रू द टेस्ट। अगर इसको रिफॉर्म ना किया गया तो इसमें बड़े क्रैक आने की पॉसिबिलिटी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सर किस तरह देखते हैं आप? कहा जा रहा है कि जी IMF से जो लोन की एक किस्त है वो मिलने वाली है इनको, थोड़ा इन्होंने फ्यूल प्राइस भी कम कर दिए, लेकिन साथ साथ इमरान खान का आपने भी वो पोस्ट जरूर देखी होगी जो कह रहे हैं कि जी हमें वोट कीजिए वरना ये कि जन्नत में नहीं जाएंगे, या क्या उन्होंने कहानी लिखी है खान साहब ने। देखें, जो 2 चीजें मैं 3 आपने क्वेश्चन किए, जो तीनों क्वेश्चनों को बारी बारी में डिस्कस करना चाहूंगा। इस वक्त इन्होंने कहा है कि IMF से हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपकी मार्केट उस पर एतबार नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि इस एलानिया के बाद भी आपका डॉलर 211 रुपए का हो गया। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइसें बढ़ाई हैं। वो सिर्फ पेट्रोल की प्राइस इन्होंने इलेक्शन के लिए बढ़ाई हैं क्योंकि इन्होंने कम की है सर, कम की। हम सॉरी कम की है, सिर्फ इलेक्शन के लिए की है। उसकी वजह यह है कि जो पुराना तेल महंगी कीमत पे खरीदा हुआ था वो अभी पाइपलाइन में था। इन्होंने जल्दी डिसीजन देकर अपना नुकसान किया है सिर्फ जिमनी इलेक्शन की वजह से। ये सिर्फ, इसमें मैं दोनों चीजें, PTI वाले प्राइस को रोक कर बैठे रहे, जिसको मैं कहता हूं कि वो भी गलत करते रहे हैं, वो भी बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। लेकिन अब दूसरा जो काम किया उसमें भी कौम का नुकसान हो रहा था, और आज जो प्राइस इन्होंने कम की है उसमें भी कौम का नुकसान हो रहा है, इसलिए क्योंकि महंगी प्राइस पे वो पेट्रोल खरीदा गया था, सस्ता दिया जा रहा है, तो उसमें भी नुकसान है।
अब तीसरी बात जिसकी आपने बात की, जो इश्तिहार फैसलाबाद की एक जगह छापा गया है कि पीटीआई को वोट देना जिहाद है और आप पीटीआई को वोट देंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो ये मुझे इसमें सिर्फ एक चीज याद आई है, ज़िया-उल हक साहब का रेफरेंडम याद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो इस चीज पे वोट लगाएं और मैं अगले 5 साल के लिए आपका सदर मुंतखब हो जाऊंगा। अफसोस, इस चीज पे जितना सख्त अफसोस किया जाए वो कम है। ये वही इंसान है जिसकी पार्टी ये कह रही है, जो ये कहता था कि मैं वेस्ट को बहुत अच्छा समझता हूं, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हूं, मैं पाकिस्तान को सितारों तक ले जाऊंगा, और आज वो लोगों को जन्नत के टिकट दे रहा है। इस पे सर रोए भी हैं। है नहीं? सर कुछ दिन पहले खान साहब रो भी तो पड़े हैं अपने एक जलसे में। देखें, इनको अगर मैं आज मैं कई दफा मुझसे एक दोस्त ने पूछा, उसने कहा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप क्या मशवरा देना चाहते कहोगे कि आप हाउ यू सी इमरान खान? इनमें सियासी सूझबूझ होती, पाकिस्तान से इनको मोहब्बत होती, इनका कोई करैक्टर होता, ये चुप करके असेंबली में बैठते, अपोजिशन करते, असेंबली की टर्म पूरी होती, फिर इलेक्शन लड़ते, और मैं गारंटी कर देता हूं इन्होंने फिर जीत कर आना था और इनकी पूरी दुनिया में इज्जत होनी थी। लेकिन जिस तरीके से अब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रूव कर दिया कि इन्होंने आइन शिकनी की है, और जिस तरीके से आपकी हमारी डिफेंस काउंसिल ने इनको कहा है कि ये सारा साजिश का ड्रामा बंद करो, लेकिन वो कहते हैं कि शर्म हमको मगर नहीं आती। तो उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ठीक है इस वक्त, क्योंकि ये खान साहब ने सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दी है। वाहिद पार्टी है जो दमादम मस्त कलंदर अताउल्ला नियाजी के गाने भी गाती है, डीजे बट भी वहां खड़ा होता है, डेटिंग के लिए भी बच्चों को बुलाया जाता है, और सारा कुछ इन्होंने सारा कुछ जो है इकट्ठा कर दिया है, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी नहीं कर सकी। वो मजहब को और डीजे बट को इकट्ठी नहीं कर सकी, इन्होंने कर दिया। और साथ जो बार बार खान साहब कहते हैं कि बच्चियों को लेकर आओ मेरे जलसों में, बच्चियों को लेकर आओ मेरे जलसे में। और यार खुदारा अपने बच्चे भी बुला लो लंदन से यार, अपने बच्चे तुम्हारे लंदन में किंग्स कॉलेज में पढ़े हैं, खुद वो मौजें याशियां करें, और इन लोग वो सारा कोई उनका सारा डायरेक्शन इजराइल की तरफ है, वेस्ट में है, और हम लोगों को आपने अमल बिन मारूफ पे लगा दिए। पोलो की आपने एक और चीज नोट की, मैंने एक और चीज नोट की, मेरा ख्याल है खान साहब को सारी फंडिंग पोलो राफ वाले दे रहे हैं। आपने नोट किया होगा जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले हैं, हर शर्ट इनकी पोलो की होती। बिल्कुल नोट कीजिए, या शलवार के जैकेट में होते हैं, या पोलो की शर्ट होती है, या शर्ट जो भी पोलो शर्ट होगी या इनकी ड्रेस शर्ट होगी बटन वो पोलो की होती। मेरे ख्याल में इज मेकिंग मनी फ्रॉम द, इज गेटिंग मनी फ्रॉम द पोलो, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं उनके ब्रांड को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन चले ये तो एक किसी हद तक है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला हदायत दे इनको। मेरी दुआएं पाकिस्तान के लिए है, अल्लाह ताला इनको, जो भी पाकिस्तान के लिए बुरा सोच रहा है, अपनी मादरे मिल्लत के लिए गलत सोचें रखता है, अल्लाह ताला उनको गारत करे। मैं कहता हूं इन्होंने 74 साल से, देखें मैं 36 साल से यहां बैठा हूं सिर्फ इस वजह से, और महाजर होकर बैठा हूं यहां पे सिर्फ इस वजह से कि मेरे मुल्क का कोई वारस नहीं। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आरजू खुदा करे कि पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर मिले। जितना आपका कुछ 10-15 हजार बंदा इस वक्त बाख्तियार है पाकिस्तान में, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का है, अदलिया का है, सियासतदान है, सारे डुअल सिटीजन है, सबके बच्चे कनाडा और लंदन में बैठे हैं। पाकिस्तान वालों का उन्हें कोई दर्द नहीं है, उनके फॉरेन करेंसी के अकाउंट हैं, उनकी आमदनी डॉलरों पाउंडों में है। खुदा करे कि इनसे जान छूटे पाकिस्तान की और हमारे मुल्क की, ताकि कोई तरक्की कर सके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा बेहतर सोचे और पाकिस्तान के लिए काम करे। लेकिन लास्ट में सर मैं इधर पूछना चाहूंगी कि पंजाब में इलेक्शंस चल रहे हैं, बाय इलेक्शंस जो हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? कौन आ रहा है आगे? आपको लगता है कि ये जीत पाएंगे पीटीआई या पीएमएल ही ले जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में 9 सीटें हैं। पीएमएल जो है नून ग्रुप इसको बड़ी आसानी से जीतेगा। और दूसरा मैं अभी से आपको बता देता हूं कि पीटीआई वाले जो धांधली का और ये अपना नारा लगाएंगे, ये मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे, आग लगाने की कोशिश करेंगे, मेरे मुल्क की बसें जलाएंगे। और दूसरा, मैं बसों से याद आया, आपने वो स्कैंडल शायद देखा होगा, पेशावर में इन्होंने 300-300 रुपए की 4-4 करोड़ की बसें 300-300 रुपए की बांट दी अपने जानने वालों को। देखें जरा इनके हालात। मेरा मकसद है कि सीरियसली डिसअपॉइंटेड ये रियासत मदीना के जो ठेकेदार थे, मुझे चले कोई नहीं, पहले 2 पार्टियां भी कहते थे करप्ट है, लेकिन उन्होंने मजहब नहीं बेचा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भी जन्नत के टिकट में वोट दोगे तो जन्नत में जाओगे।
तो ये मेरा मकसद, अल्लाह ताला जान छुड़ाए ऐसे लोगों से, और पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी मिल सके जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, कोई दर्द रखें। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, चाइना नाराज है, भारत से डायलॉग बंद है, और टीटीपी वाले आप पर हमले पे हमला कर रहे हैं, जिनकी वजह से अपना पूरा मुल्क आपने तबाह किया, पूरा मुल्क। अफगान महाजरीन रखे आपने, आपने पैसे बनाए उस जिहाद पे, इस्लामिक जिहाद पे, आपने हर घर में हीरोइन और कलाशनकोव आप घुसाई आपने, आज आप उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। वो अब मैंने आखिरी चीज मेंशन करना चाहूंगा, अफगानिस्तान के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कतर कर रहा है, पूरी दुनिया में एडवोकेसी कतर उनकी कर रहा है। दूसरा, मैंने अगले दिन खबर पड़ी है कि वो अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से कर रहे हैं, अपनी उनकी फौज और पुलिस इंडिया से ट्रेंड होकर आएगी। तो फिर आपने जो इधर महाजरीन रखे हैं, आपने सारा मुल्क तबाह कर दिया अफगान वॉर में, आपको उसमें से क्या मिल रहा है? टीटीपी के थप्पड़ मिल रहे हैं आपको, कोई जवाब दे नहीं। कह मगर देते सर 80,000 जाने गई हैं, या वेस्ट समझता है कि आपने 80,000 जाने बेची हैं हमारे आगे। वो तो कहते हैं भी हमने $33 बिलियन दिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ट्वीट करके गए थे। आप कहते हैं जी हमने जिहाद लड़ा, वो कहते हैं फिर $37 बिलियन किस चीज का लिया आपने? वही तो सर, ये जिहाद किस बात का है? अगर इन्होंने पैसे लिए थे और पैसे लेकर इन्होंने अपने लोगों को खुद उनकी जानें जो है दिए, तो फिर ये जिहाद क्यों कहते एक तो जाने लेके देते रहे, दूसरे बेचते रहे। मुशर्रफ साहब की किताब में लिखा है, बेचते रहे पकड़ पकड़ के लोग। हाँ, कोई जवाब बिल्कुल। नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं, कोई जमीर नहीं है आरजू। दूसरी तो बात यह है, कोई जमीर मलामत करता हो कि किसी का बच्चा बेच दिया तुमने, जो आके 15 साल गुटानमो बे में 20 साल बैठा रहा, जानवरों की तरह पिंजरों में बंद रहा है, वो किसी का कोई जमीर है? और फिर सर ऊपर से उठकर कहते हैं कि हमने जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। लेकिन सर लास्ट में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया है कि जिनके मुंह को खून लग गया, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। नहीं, वो तो देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा है कि रस्से कम पड़ जाएंगे भाई, अगर आर्टिकल 6 लगा तो रस्से कम पड़ जाएंगे। देखें, आपने भी बड़े बड़े लोगों को रस्से पहनाए थे आपने। ये तो वो कहते हैं जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो फिर आपको उसी मुल्क के अंदर जो होता है फिर प्राइस देनी पड़ेगी। देखें, और बड़े मुझे देखें, मैं कोई खुश नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के रोल का। आपका मुझे आज एक जगह पे किसी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने कहा हर अदारा अपना काम छोड़कर दूसरे दूसरे के कामों में पोक कर रहा है। आपकी अदालतें सियासी फैसले दे रही हैं, सियासत अदालतों में चली गई है, फौज हिफाजत की बजाय सियासत में आ चुकी है, सियासत फौज में जा चुकी है। हर अदारा एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ के चल रहा है, लेकिन किसी को पाकिस्तान बचाने की फिक्र नहीं। लेकिन और आज से नहीं हो रहा, 74 साल से हो रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है, हिस्टोरिकली आई कैन प्रूव कि इसके फाउंडर अयूब खां और सिकंदर मिर्जा थे इसके। ये आज से नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं आज करूंगा। लेकिन आज इन चीजों के बावजूद आज मुझे शर्म आ रही है जो हालात इस वक्त आपकी अफवाज और एस्टेब्लिशमेंट के हो चुके हैं। जिस तरीके 5th जनरेशन वॉर, मैं कहता हूँ 7th जनरेशन वॉर है। बाजवा साहब कहते थे ना 5th जनरेशन वॉर, ये तो 7th जनरेशन वॉर है भाई। और नौज बिल्ला, मैं बिल्कुल खुश नहीं होता जब मैं बाजवा साहब के फौज के बारे में इस तरह की चीजें फेसबुक पे देखता हूं। ये जो बच्चे लौंडे लपाड़े जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अफसोस होता है सुन के कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स हैं मेजॉरिटी, लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा, वो इनके कंट्रोल से बाहर है। मैं देखे, आज मुझे जाती तौर पर तरस आ रहा है उन पे कि देखें कि अदलिया और ये एस्टेब्लिशमेंट कितनी मफलूज हो चुकी है कि बच्चे ये सारे जो 18-18 अकाउंट ट्वीट के लेके फिर रहे हैं। मैं जिन लोगों की ट्वीटिंग या सारा कुछ देखता हूं वो पढ़े लिखे मुहज्जब लोग नहीं है, वो ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये आवारा बच्चे इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों ने अगले दिन आसन इकबाल को मैकडॉनल्ड में छोटे छोटे बच्चों ने चोर चोर कहा है, वो मुझे को अच्छे घरों के लोग थोड़ी होते हैं। मुझे ये बताएं, आप एक अपनी उम्र से 20 साल बड़े बंदे को बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी के आप चोर चोर कहेंगे, वो उस पे क्या उस पे? और सर इस बात को इमरान खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया अपनी तकरीर में, कहते हैं बड़ा अच्छा किया। उन्होंने माजरत की, जाके उसके खिलाफ हो गए वो, बल्कि वो चोर चोर तक पहुंचाने वाले इमरान खान है साहब। मैं और इमरान खान का कहना है कि बहुत अच्छा हो गया। आखिरी बात आरजू ये कहूंगा, अगर हमारी एक्स फर्स्ट लेडी के बारे में कोई अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये सारे उसके पीछे इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह कव्वे पढ़ते हैं। लेकिन खान साहब ने हमजा शरीफ के लिए कितनी दफा लफ्ज कुकड़ी इस्तेमाल किया।
ये जेब देता है एक्स प्राइम मिनिस्टर को कि हमजा शहबाज के लिए लफ्ज, वो लफ्ज के साथ हमेशा कहता है कुकड़ी उसका नाम, शर्म नहीं आती, कहता है चेरी ब्लॉसम, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं चेरी ब्लॉसम। लेकिन सर एक चीज बस लास्ट में, बस 1 मिनट और लूंगी आपसे। ये नैब ने जो है वो बुलाया है फराह गोगी को 20 तारीख को, कहा कि जी 20 जुलाई को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, आपके ख्याल से वो आ जाएंगी? नहीं, वो तो बाहर बैठी, वो तो अमेरिका बैठी है, तो वो उन्होंने क्या जाना। देखें, अंदर से इनके राब्ते एक दूसरे के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं, अंदर से डीलें करते हैं। आदि तो नैब आपने हालत देख ली है, जो अगले दिन कई नैब इन्होंने जो लोगों के ऊपर एक्विजिशन लगी है कि करप्शन के, कईयों ने, मैं हैरान हूं, नैब के कई अफसर जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी प्ली बार्गेन की है नैब के साथ, कि अपने महकमे के साथ ही प्ली बार्गेन कर रहे हैं वो। अब नैब जो इंस्टीट्यूशन है, इसको अपना एतमाद बहाल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जिस तरीके से तैयबा गुल को 40 दिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख के जो नैब की धज्जियां उड़ाई हैं, इस इंस्टीट्यूशन को अब दोबारा अपना करैक्टर प्रूव करने के लिए कई साल लगेंगे। अब ना लोगों को एतमाद है इन पे, ना नैब को नैब के ऊपर एतमाद है। उसकी वजह यह है, मैंने कल परसों खबर पड़ी है कि इन्होंने कुछ नैब के अफसर करप्शन में इन्वॉल्व देखे हैं, और उन्होंने अपने महकमे से ही बार्गेनिंग कर ली है कि थोड़े बार्गेनिंग क्या होती है कि करप्शन के पैसे में से 20% दे के 80% लीगल करके साइड पर दो। बिल्कुल। तो नैब के अफसर अपने महकमे सब नेगोशिएट कर लेंगे, तो फराह गोगी के साथ इंसाफ ये क्या करेंगे? ये तो सिर्फ आप आरजू, आपके लिए, मेरे लिए, और ये 25 करोड़ लोगों के आंखों में मिट्टी जो धूल रहे हैं कि हम फराह गोगी को शाम को रेड वारंट देकर तो हम पकड़ के ले आएंगे। और खुदा का नाम है यार, किसी और को बेवकूफ बनाओ। शहजाद अकबर साहब बड़े अच्छे तरीके से चूना लगा के तो लंदन बैठ गए हैं अरबों के हिसाब से, अब कोई नया शहजाद अकबर उठेगा। अभी आपको 2 साल बाद पता चलेगा कि फराह गोगी की प्ली बार्गेन में क्या सौदा हुआ था, क्योंकि ये एक साल के सौदे नहीं है, ये 74 साल के हैं। मर्दे मोमन चाहिए, एक ही चाहिए, अब पता नहीं वो कहां से आता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई होप रखनी चाहिए, बिल्कुल नाउमीद नहीं होना चाहिए। नाउमीद नहीं होना चाहिए, नाउमीदी गुनाह है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो जख्मी हैं, जिनको मैं असली मायनों में अगर बताऊं, आरजू, आई कंसिडर माई सेल्फ अ रिजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोगों को बचपन में माए बाप पढ़ाते रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन हम जब पढ़ चुके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां लेकर निकले थे, तो हमें वहां पे कोई फ्यूचर नजर नहीं आया। और इस वक्त भी आपका कोई बच्चा कोई टूटी फूटी इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है, शाम को ऑस्ट्रेलिया या कनाडा निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये मादरे मिल्लत के हालात है हमारा। और मैं पर्सनली बता देता हूं, मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है अमेरिका से, आज मैं लेकर पाकिस्तान में पहुंचू, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां। तो ये क्योंकि दर्द नहीं है किसी को। आपको मैंने बताया 10 से 15 हजार आपके, उसमें इंक्लूडिंग पुलिस वाले हैं, उसमें सारे हैं जिनके बीवी और बच्चे फॉरेन नेशनल हैं, उनकी आमदन सारी डॉलरों पाउंडों में है, वो रिश्वत भी सारी बाहर ही लेते हैं, उनके मनी हैंडलर हैं बाहर सारे बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, और उसकी ब्लीडिंग रोकने वाला कोई मर्दे मोमन अभी तक पैदा नहीं हुआ। नहीं सर, बिल्कुल, फिर भी बहुत जाहिर हालात खराब है, लेकिन फिर भी उम्मीद एक रखनी चाहिए, और कोशिश जितनी हम कर सकते हैं हम भी करते हैं अपने तौर पे, एज अ जर्नलिस्ट जो भी हो सकता है। नहीं, आखिरी चीज अर्ज करना चाहूंगा आरजू, आखिरी चीज। जी। मैं आपके मुझे कल परसों किसी ने मुझे नंबर भेजे थे कि उम्रा करने वालों के सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान कितने नंबर पे है, हज करने वाले में कितने लोग हैं, लेकिन सच बोलने वाले और मुल्क का दर्द रखने वाले कितने हैं, मुझे उसके बारे में, मुझे हक इंसाफ की बात करने वाले कितने हैं। हम लोग रिचुअल्स में पड़ गए हैं, इस्लाम की फिलॉसफी को भूल चुके हैं, हमने कभी इस्लाम को लर्न करने की कोशिश ही नहीं की। तो ज्यादती है। मैं समझता हूं इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें, उसके स्पिरिट को पढ़ने की कोशिश करें, वतन के मतलब समझें, और शराफत को प्रमोट करने की कोशिश करें, किरदार को प्रमोट करने की कोशिश करें, और सब मिलकर दुआ करें कि खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर दे। ये फॉरेन अटैच, ये लंदन बेस्ड लोग जो हमें रूल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, अल्लाह ताला हमारी इनसे जान छुड़ाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जरूर होगा, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, ये भी दुआ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।